परपेचुटी एनुटी, यह टॉपिक है, देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह है क्या, पहले हम इसे देखते हैं। अच्छा, एक वर्ड तो हम पहले से जानते हैं, एनुटी। एनुटी में क्या होता है कि जो भी आप पेमेंट या ट्रांजैक्शन करें वह इक्वल अमाउंट का होना चाहिए और इक्वल इंटरवल्स में होना चाहिए। जैसे अगर 100 रुपीज हम डिपॉजिट कर रहे हैं 5 ईयर्स के लिए एवरी ईयर, तो एवरी ईयर 100 रुपीज ही 5 ईयर्स तक हम देते रहे। या अगर हम एवरी मंथ देना चाहते हैं तो 100 रुपीज एवरी मंथ हम देते रहे जितने मंथ्स तक हम चाहें। या हम एवरी क्वार्टर देते रहे तो 100 रुपीज ही हम देंगे एवरी क्वार्टर भी, एवरी मंथ भी, एवरी ईयर भी, जो कंडीशन आपको दी जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि वैल्यू 100 रुपीज ही हो, ये 5000 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, जो भी हो। लेकिन ध्यान हमें यह रखना है एनुटी में कि जो पेमेंट हो वह इक्वल अमाउंट का हो और इक्वल इंटरवल्स में हो। मीनिंग मंथ्स अगर है तो एवरी मंथ, ईयर है तो एवरी ईयर, क्वार्टर हो तो एवरी क्वार्टर। तो यह तो हो गई बात एनुटी की। परपेचुटी क्या होता है? परपेचुटी में जो टाइम पीरियड होता है वो डिफाइन नहीं होता। मीनिंग अमाउंट जो हम पे करेंगे वह इक्वल होगा, इंटरवल्स भी इक्वल होंगे, लेकिन जो टाइम होगा वो डिफाइन नहीं होगा। हम उसी टॉपिक को कहते हैं परपेचुटी एनुटी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लें कोई एक क्वेश्चन, कोई एक पर्सन है जिसकी एज है 40 ईयर्स। एक कोई पर्सन है जिसकी एज है 40 ईयर्स। वो ये चाहता है कि जब उसकी एज 60 ईयर्स की हो, मीनिंग जब वह रिटायर करे, तो उस समय उसे 5000 रुपीज पर मंथ का पेंशन मिलता है। और ये पेंशन मिलता है उसकी डेथ तक, और उसकी डेथ के बाद यही पेंशन उसके नॉमिनी को मिलता है उसकी डेथ तक। तो अब क्वेश्चन ये कहा गया है, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उसे कितने रुपीस एक साथ डिपॉजिट कर देने चाहिए किसी कंपनी में या किसी एक बैंक में, जिससे उसके रिटायरमेंट के समय से 5000 रुपीस पर मंथ का पेंशन इफेक्टिव हो जाए। एक बार और इस एग्जांपल को देखते हैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। एक कोई पर्सन है जिसकी एज है 40 ईयर्स। वो ये चाहता है कि जब वो रिटायर करे, मीनिंग एट द एज ऑफ 60, उसे 5000 पर मंथ का पेंशन मिलता है। और उसकी डेथ के बाद उसकी नॉमिनी को, जिसको उसने बना रखा है, उसे भी 5000 रुपीज का पेंशन मिलता है उसकी डेथ तक। तो उसे कितने रुपीस एक साथ किसी कंपनी में डिपॉजिट कर देना चाहिए, जो कंपनी पेंशन पॉलिसी चलाती है, जिससे उसे ये पेंशन पॉलिसी की जो स्कीम है वह फुलफिल हो जाए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। अब जरा सोचे इस एग्जांपल में, क्या कोई ये जानता है कि उस पर्सन की डेथ कब होगी? 60 ईयर्स की एज से पेंशन मिलना शुरू तो हुआ, लेकिन उसकी डेथ कब तक होगी ये कोई नहीं जानता। या उसकी डेथ अगर हो जाती है तो उसके नॉमिनी की डेथ कब होगी ये भी कोई नहीं जानता। तो मीनिंग टाइम पीरियड इसमें डिफाइंड नहीं है। यह भी हो सकता है कि जिस समय वह रिटायर किया उसके नेक्स्ट डे उसकी भी डेथ हो जाए, उसके अगले डे उसके नॉमिनी की डेथ हो जाए, यह भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। तो मीनिंग टाइम पीरियड इसमें डिफाइन नहीं है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जिसमें कोई एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड इंटरवल में यूज किया जा रहा है और टाइम पीरियड डिफाइन नहीं होता, उसी टॉपिक को कहते हैं परपेचुटी एनुटी। और इसे कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बचा दिया जाता है, परपेचुटी एनुटी PA इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई I। इसमें V क्या है? V वह वैल्यू है जो वह पर मंथ, पर क्वार्टर व पर एनम वह पर्सन चाहता है। I क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जरा ध्यान दें, अगर वह पर्सन 5000 रुपीज पर मंथ का पेंशन चाहता है, एवरी मंथ का चाहता है, तो जो रेट होगा वो मंथली ही आपको दिया जाएगा। तो रेट अगर इस क्वेश्चन में हमें दे दिया गया 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली हो और क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कितने रुपीस एक साथ उसे डिपॉजिट कर देने चाहिए, तो हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं
वी मीन्स वैल्यू जो वह पर मंथ चाहता है 5000 और डिवाइडेड बाई आई की मीनिंग होता है R बाई 100 मीनिंग 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 12 इसलिए क्योंकि पर मंथ है। ये फिगर ऊपर चला गया तो मीनिंग 5000 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 मीनिंग 5 लाख रुपीस। अगर आज वह पर्सन किसी एक कंपनी में जो कंपनी पेंशन पॉलिसी चलाती है वहां डिपॉजिट कर दे तो उसकी रिटायरमेंट के साथ ही उसकी ये पेंशन स्टार्ट हो जाएगी 5000 रुपीस का और उसकी डेथ के बाद उसके नॉमिनी को यही पेंशन मिलता रहेगा। अब इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि है तो बड़ा छोटा सा एग्जांपल, लेकिन इसमें प्रेजेंट वैल्यू V और I इन तीनों में से कोई भी दो दिया जाता है, तीसरा आपसे पूछा जाता है। यह भी हो सकता है कि कोई एक पर्सन चाहता है कि वह 6 लाख रुपीस एक साथ किसी कंपनी में डिपॉजिट करे और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया 10% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, तो कितने रुपीस का उसे पेंशन मिलेगा पर मंथ, यह भी पॉसिबल है। तो आपको V कैलकुलेट करना पड़ेगा। यह भी पॉसिबल है कि वह एक पर्सन 10 लाख रुपीस किसी एक कंपनी में डिपॉजिट करता है जो कंपनी पेंशन पॉलिसी चलाती है, कंपनी उसे 6000 रुपीस पर मंथ का पेंशन देती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा पर मंथ, जैसे ये 12% पर एनम कंपाउंड मंथली है। तो मीनिंग ये परपेचुटी एनुटी V या I इन तीन में से कोई भी दो आपको दिया जाएगा, तीसरा कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। ध्यान रहे I की मीनिंग होती है R बाई 100 जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। दिस इज परपेचुटी एनुटी। नेक्स्ट टॉपिक, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जिसे हम शॉर्ट में CAGR कहते हैं, यह है क्या? यह हम देखते हैं एक एग्जांपल से। यह आपने देखा होगा कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है म्यूचुअल फंड के लिए। म्यूचुअल फंड में यह कहा जाता है कि अगर कोई एक पर्सन जिसका कोई भी गोल हो, मान लो कोई एक पर्सन है जिसे 20 साल बाद 1 करोड़ की जरूरत है, तो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी यह करती है, जो भी कंपनी होती है वह यह ऑफर करती है कि अगर आप इतने रुपीस 20,000 25,000 कुछ भी जो उस कंपनी की कैलकुलेशन में आता है एवरी मंथ आप डिपॉजिट करें इस स्कीम में, तो आपके 20 इयर्स के बाद जो आपका गोल है वह यह कंपनी फुलफिल करेगी। क्या कहती है कंपनी? म्यूचुअल फंड वाली कंपनी कहती यह है कि जो आपके अमाउंट का ग्रोथ मिलेगा, जो आपके प्रिंसिपल का ग्रोथ मिलेगा, वो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी ऑफर करती है कि 16% का ग्रोथ या 18% का ग्रोथ मिलेगा। हम सभी म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई कस्टमर क्यों करना चाहता है? क्योंकि बैंक जो हमें इंटरेस्ट देती है वह 6%, 7%, 8% देती है। तो हम सभी ये सोचते हैं कि जी बैंक हमें 7%, 8% दे रही है और वो म्यूचुअल फंड वाले कह रहे हैं कि हमारे प्रिंसिपल का ग्रोथ होगा 18%, 16%, तो सभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्या एक्चुअली यही होता है? म्यूचुअल फंड वाली कंपनी 18%, 16% का ग्रोथ देती है? नहीं। ऑफर तो देती है कंपनी के एजेंट सारे यही बताते हैं कि आपका जो भी गोल है आप हमारे पास डिपॉजिट करिए, हम आपको इतने ग्रोथ के अकॉर्डिंगली दे देंगे। लेकिन जरा ध्यान दें, कभी भी अगर आपने टीवी का एडवर्टाइजमेंट इसमें देखा हो म्यूचुअल फंड का, तो उसमें स्टार देखकर लिख दिया जाता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, और ये कंपनी वाले कह देते हैं कि जी ये मार्केट रिस्क पर बेस्ड है। तो भाई अगर मार्केट रिस्क पर बेस्ड है तो तुम ये श्योर कैसे कर सकते हो कि आपका जो गोल है 1 करोड़ का अचीव हो जाएगा? फिर दोनों स्टेटमेंट में तो कॉन्ट्राडिक्शन है। हम यहां क्या करने वाले हैं कैलकुलेट, और CAGR की मीनिंग क्या है? CAGR में हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं कि जितना हमने डिपॉजिट किया है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद 10 साल या 15 साल बाद जो अमाउंट हमें मिलता है म्यूचुअल फंड से, हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि एवरी ईयर
हमारे प्रिंसिपल का ग्रोथ कितना हुआ है, हमारे इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ कितना हुआ है। हम इसी को कहते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। और जिससे हम उस कंपनी ने, जो कंपनी ने हमसे वादे किए हैं, हम उसको चेक करके बता सकते हैं कि भाई तुमने तो ये कमिटमेंट ये किया था और एक्चुअल ग्रोथ इतनी आई है। अब कंपनी वाले एक और एग्जांपल से देखते हैं क्या कहते हैं। कंपनी वालों से मान लीजिए आपने 5 साल बाद पूछा, मान लें आपने 1000 रुपीज आप डिपॉजिट कर रहे हैं। डिपॉजिट आपने किया, आपने 2 साल तक किया, 5 साल तक किया। पता ये चला, वो एक आपको इंटरनेट की दे देते हैं लिंक भी कि आप इसे अपना चेक करते रहें। आपने चेक किया, पता ये चला कि आपकी जो वैल्यू है उस पर तो ग्रोथ हुई नहीं है इन्वेस्ट पर। फिर आपने उस एजेंट को फोन किया कि भाई तुमने तो कहा था बड़ी अच्छी ग्रोथ होगी 18%, 16%, हमारे तो प्रिंसिपल पर ग्रोथ ही नहीं है, हमने जो डिपॉजिट किया अप्रॉक्स उतनी ही है। तो फिर वो कंपनी का एजेंट क्या कहेगा आपसे कि जी आप इसको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करिए, 16 ईयर्स 18 ईयर्स तक करिए, तब ये ग्रोथ होगा। आप जरा सोचिए कि अगर हमारे प्रिंसिपल का ग्रोथ 15th ईयर में हो रहा है, तो 15th ईयर किसी एक बंदे के लिए 5वां साल भी तो है, किसी एक बंदे के लिए दूसरा साल भी तो है। लेकिन म्यूचुअल फंड में जनरली ये होता है पहले, दूसरे, 5वें साल किसी का ग्रोथ होता नहीं है। और एजेंट हमेशा कहता है इसको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम कम टाइम में निकाल लेंगे तो फिर कंपनी का बेनिफिट कैसे होगा। हम यही जानना चाहते हैं कि एनुअल जो हमारे अमाउंट का ग्रोथ है वो क्या है। इसी को हम कहते हैं CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है। और ये ध्यान दें, जो कस्टमर जनरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें ये फार्मूला ही नहीं पता होता है, इसीलिए वो कैलकुलेशन कर ही नहीं पाते, तो जो एजेंट बता देता है वही वह एक्सेप्ट कर लेते हैं। CAGR कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है VTN डिवाइडेड बाई VT0 होल रेस्ट पावर 1 बाई TN माइनस T0 माइनस 1 इंटू 100। अब ये क्या है वह जरा हम देखते हैं। VTN की मीनिंग करंट ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाई VT0 की मीनिंग बेस ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 रेस्ट टू पावर 1 बाई TN माइनस T0 की मीनिंग करंट ईयर माइनस बेस ईयर माइनस 1 इंटू 100। इस फार्मूले से जो एनुअल ग्रोथ हमें मिला है हमारे इन्वेस्टमेंट का, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं ये फार्मूला हम यूज कैसे करते हैं। एज्यूम करें कोई एक पर्सन वैल्यूज मैं इसे 2 तरह से आपको बता रहा हूं। एक पहला ये देख ले, मान लें कोई एक पर्सन 2000 में इन्वेस्ट किया है 100 रुपीज। कोई जरूरी नहीं है कि 100, आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं, 1000, 1 लाख जो आप चाहें। 100 हमने इसलिए माना कैलकुलेशन कंप्लीटली इजी हो जाती है। 2001 में इसकी वैल्यू बढ़कर हो जा रही है 102, 2002 में ये वैल्यू हो जा रही है 103, 2003 में ये वैल्यू 103 ही है, जनरली यही होता है। 2004 में 102 हो गई, 2005 में 104 हो गई, 2006 में ये वैल्यू हो जा रही है 105, 2007 में 105 मान लिया है। तो जो आपने 100 रुपीज 2000 में डिपॉजिट किया था, जो इन्वेस्ट किया था, वह 2007 में इतनी वैल्यू उसकी हो रही है। हम ये जानना चाहते हैं एनुअल ग्रोथ हमारे इन्वेस्ट का कितना हुआ है। अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं जरा देखते हैं। CAGR इक्वल्स टू VTN, VTN के मीनिंग करंट ईयर वैल्यू, करंट ईयर वैल्यू कितनी है 105 डिवाइडेड बाई बेस ईयर वैल्यू दिस इज 100 रेस्ट पावर 1 डिवाइडेड बाई TN माइनस T0, करंट ईयर टाइम है 2007 माइनस 2000, तो यह आ जाएगा 7 माइनस 1 इंटू 100। इंटू 100 इसलिए क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में लिखना है। अब इसे अगर हम देखें तो यह आता है 1.05 रेस्ट पावर 1/7 माइनस 1
1/7 की मीनिंग होती है सेवंथ रूट, और सेवंथ रूट, क्यूब रूट या फोर्थ रूट, कोई भी रूट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना आप जानते हैं कैसे। 1.05 का हमें सेवंथ रूट निकालना है, तो हम करेंगे क्या, 1.05 इसका हम 12 टाइम्स रूट ले लेंगे। क्वेश्चन कोई भी हो, ये मैंने आपको बता रखा है, 12 टाइम्स ही रूट लेना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाई जो रूट आप फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि सेवंथ रूट फाइंड करना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाई 7 +1 इनटू इक्वल्स टू साइमल्टेनियसली 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.0069 1.0069 -1 इंटू 100 ये आता है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.0069 इंटू 100। ये फाइनली जो कैलकुलेशन आप करेंगे 0.69% या इसकी मीनिंग जो ग्रोथ हमारे प्रिंसिपल का हुआ है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ हुआ है, वह 0.69% की रेट से ग्रोथ हुआ है। और कंपनी म्यूचुअल फंड वाले क्या ऑफर करते हैं कि भाई हम आपको ग्रोथ देंगे 16% 18% का। जनरली यही होता है, अगर हम कुछ ही वैल्यू बढ़ा भी दें तो ही 2% 3% आता है। जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में यही देखा गया है। आप कोई भी अपनी वैल्यू चेक कर सकते हैं। कोई एक अगर आपका फ्रेंड या कोई जानने वाला या कोई घर में ऐसा यूज कर रहा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, तो आप एग्जैक्ट उसकी कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि आपके कैपिटल का ग्रोथ हो कितना रहा है, क्योंकि आपके पास ये फार्मूला है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है ये। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन ऐसा टेबल के फॉर्म में हो, ये भी पॉसिबल है। मान ले मैंने आपसे पूछ लिया कोई एक पर्सन इन्वेस्ट करता है 2005 में 1000 रुपीज, उसे जो फाइनली वैल्यू मिलती है 2011 में वह मिलती है 1012 रुपीज, तो उसका एनुअल ग्रोथ रेट क्या रहा है। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। VTN की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी 1012, VT0 की वैल्यू है 1000, रेस्ट पावर टाइम पीरियड क्या लेंगे 2011 माइनस 2005 हो जाएगा 6, तो 1/6 मीनिंग 6 रूट -1 करके इंटू 100 करेंगे, एग्जैक्ट आपको एनुअल ग्रोथ रेट मिल जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक आता है इक्वेशन ऑफ वैल्यूज और वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। ये इक्वेशन ऑफ वैल्यूज और वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स होते क्या हैं कि इसमें जो आप प्रेजेंट वैल्यू यूज करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मेट अगर इक्वेशन फॉर्म में यूज किया जाए तो इसे ही हम इक्वेशन ऑफ वैल्यूज और वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड कहते हैं। लेकिन जब हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मेट इक्वेशन फॉर्म में यूज करते हैं, उसकी कैलकुलेशन एक नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं होती, कैलकुलेशन कंप्लीटिवली लेंदी हो जाती है। इसीलिए यह टॉपिक आपको बताया भी नहीं जा रहा और ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया भी नहीं है अभी तक। तो इसके लिए अलग से कोई फार्मूला भी नहीं है, यह केवल यही है कि इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू को इक्वेशन फॉर्म में यूज कर लेते हैं। एक टॉपिक और डिफाइन होता है, वह है सिंकिंग फंड। देखें इसे आगे। सिंकिंग फंड बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में या आपके सिलेबस में अमाउंट कैलकुलेट करने के केवल 3 मेथड्स होते हैं। एक कंपाउंड अमाउंट, दूसरा एन्युटी से अमाउंट और तीसरा सिंकिंग फंड से अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट आप जानते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर एक ही बार किया जाता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद की वैल्यू हम कंपाउंड अमाउंट के फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। एन्युटी से अमाउंट क्या होता है, अगर एवरी ईयर ट्रांजैक्शन कहीं भी इक्वल अमाउंट का हो रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद की वैल्यू हम अमाउंट ऑफ एन्युटी से कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंकिंग फंड क्या है वह देखिए। अगर पेमेंट या ट्रांजैक्शन
किसी स्पेसिफिक पर्पज, स्पेसिफिक टाइम पीरियड या किसी मशीन के रिप्लेसमेंट के लिए दिया जा रहा हो, तो उस केस में अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सिंकिंग फंड का फार्मूला अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम करें किसी एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मैंने कहा जब तक कंस्ट्रक्शन होता रहेगा मैं पर एनम कुछ ना कुछ 2000 रुपीज देता रहूंगा। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बंद, मैंने पेमेंट देना बंद कर दिया। दिस इज स्पेसिफिक पर्पज, स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एज्यूम करें कोई एक पर्सन किसी एक स्टूडेंट के लिए कहता है कि वह उस स्टूडेंट को 2000 रुपीज एवरी ईयर एज ए स्कॉलरशिप देगा 10 ईयर्स तक। 10 ईयर्स कंप्लीट, स्कॉलरशिप बंद हो गया। दिस इज स्पेसिफिक टाइम पीरियड। किसी मशीन के रिप्लेसमेंट, मान लें कोई एक बिजनेसमैन है जिसके पास एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 60,000 रुपीज। इस मशीन की लाइफ है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में मशीन डिस्ट्रॉय, और जिस समय यह मशीन डिस्ट्रॉय करेगी उसमें उसे स्क्रैप मिलेगा, उसमें उसे स्क्रैप मिलेगा 10,000 रुपीज का। वह बिजनेसमैन ये चाहता है कि जिस समय यह मशीन डिस्ट्रॉय करे तुरंत वह एक न्यू मशीन परचेज कर ले। तो अब जो ये कैलकुलेशन हम करने वाले हैं वह इसमें, इस एग्जांपल में हम सिंकिंग फंड के फार्मूले से करने वाले हैं। वह इसलिए क्योंकि मशीन के रिप्लेसमेंट से रिलेटेड ये एग्जांपल दिया गया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सिंकिंग फंड से अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला वही होता है जो अमाउंट ऑफ एन्युटी के लिए यूज किया जाता है, या अमाउंट ऑफ एन्युटी रेगुलर के लिए यूज किया जाता है। इसमें कहीं भी रेगुलर या ड्यू नहीं होता, केवल एक फार्मूला सिंकिंग फंड का, और वह यह है। इसमें ए क्या है? अमाउंट है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पाएंगे। पी क्या है? एवरी ईयर ट्रांजेक्शन। आई आर बाई 100 एंड टाइम पीरियड इन ईयर्स। तो सिंकिंग फंड से अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए केवल एक फार्मूला, वही है। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो उस बिजनेसमैन के पास जो मशीन थी वह 60,000 रुपीज की थी। 10,000 रुपीज का तो उसे स्क्रैप मिल गया जब मशीन डिस्ट्रॉय की। तो उसे और कितने रुपीज मशीन परचेज करने के लिए चाहिए? 50,000। 50,000 रुपीज और चाहिए, जिससे वह 10,000 रुपीज को मिलाकर वह एक न्यू मशीन परचेज कर ले। यह जूम किया गया है कि मशीन की कॉस्ट 10 साल पहले जितनी थी उतनी आज भी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया जाता है 10% पर एनम, तो हम कैलकुलेट करके एग्जैक्ट बता सकते हैं कि उसे कितने रुपीस एवरी ईयर डिपॉजिट करना चाहिए, जिससे 10 साल बाद जब ये मशीन डिस्ट्रॉय करेगी तुरंत वह एक न्यू मशीन परचेज कर लेगा। इसमें ए के जगह पर आप लिखेंगे 50,000, पी के जगह पर क्या है? पी जो आपसे पूछा जा रहा है पर एनम वैल्यू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 0.1, टाइम पीरियड 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें 1.1 रेज्ड पावर 10 2.5937, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। 1.1 इंटू 1.1 इक्वल टू 1.21, 2 हो चुका है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 2.5937 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1, ये आया। माइनस 1 करने के बाद 1.5937, 0.1 से डिवाइड करने के बाद 15.937, और यहां है 50,000। तो P इक्वल्स टू 50,000 डिवाइडेड बाई 15.937, 3137.35, 3137 रुपीज एवरी ईयर अगर वह बिजनेसमैन डिपॉजिट करता है बैंक में, तो 10 ईयर्स में। 10 ईयर्स ही क्यों? क्योंकि जब तक मशीन वर्किंग कंडीशन में तब तक तो इसका डिपॉजिट होगा। 10 साल बाद बैंक उसे एग्जैक्ट 50,000 रुपीज दे देगी, और वह 10,000 रुपीज का स्क्रैप मिलाकर 16,000 रुपीज हो जाएगी। न्यू मशीन तुरंत वह परचेज कर लेगा। यह भी पॉसिबल था कि इसमें जो मशीन की कॉस्ट थी कुछ बढ़ा दी जाती, तो यहां जो 50,000 रुपीज है उसके जगह पर हम वह फिगर ले लेंगे जो मशीन की उस समय कॉस्ट बनेगी। तो यह था सिंकिंग फंड। यहां आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है।